गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीजीएल का आंसर किया गया, क्वेश्चंस भी आ गया। आज हम लोग बात करेंगे कि किस शिफ्ट में क्वेश्चंस कैसा था और किस शिफ्ट में क्वेश्चन इजी था और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने की संभावनाएं हैं। तो आइए बात करेंगे और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन टफ थे, सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो अंत में हम लोग बात करेंगे ही कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा और कट ऑफ क्या जाएगा। तो साथ ही आइए बात करते हैं। बात शुरू करें इससे पहले कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, नो डाउट, और आपके बगल वाले के ज़्यादा आ रहे हैं, तो कभी भी खुद की तुलना किसी और से ना करिए। हर किसी का अपना अलग ही रास्ता होता है समझने का, पढ़ने का, तरीका का। खुद की मूल्यांकन खुद से कीजिए कि आखिर मैं यहाँ से क्या गेन कर पाऊँ और कहाँ सुधार करूँ कि हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट नज़र आ जाए। ठीक है, दुनिया क्या है, दुनिया क्या कर रही है, डजंट मैटर, है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब क्या है, एक भूल भुलैया, एक मोह माया है। खुद का देखिए, स्वयं से मूल्यांकन कीजिए। तो आइए साथ ही बात करते हैं कि एग्जाम में किस शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा था। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है 9 सितंबर से शुरू हुआ और 26 सितंबर को एंड हुआ। यानी प्रत्येक डेट में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। प्रत्येक शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, चलिए तो बात कर दूं मैं यहां। पहले मैं बता दूं आपको कि यानी पहला डेट एग्जाम जो शुरू होता है 9 सितंबर से, 9 सितंबर इन चलता है कहां तक, 26 तक, 26/9/24 तक। ठीक है, जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि 9 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसका जो तीसरा शिफ्ट था, तीसरा शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसमें साइंस के क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। क्या थे? साइंस के क्वेश्चन टफ थे क्योंकि वहां से पूछा गया था क्लास 12 के कुछ कैटलिस्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म और कुछ नोमेनक्लेचर जो पूछे गए थे फंक्शनल ग्रुप से पूछे गए थे। तो मैक्सिमम साथी इसका गलती कर बैठे होंगे क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आप पढ़ रहे जनरल साइंस और वहां से कुछ अगर आ जाए, अचानक से आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो मुश्किल से कम साथी सही कर पाएंगे, मैक्सिमम गलत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे थर्ड शिफ्ट के थोड़ा क्वेश्चन जो थे साइंस के, थोड़ा टफ थे। वही बात कर ले हम लोग जो 10 तारीख की एग्जाम हुई थी, 10/9 की, उसमें सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम, जो सेकेंड शिफ्ट का जो हुआ था उसमें मैथ का क्वेश्चन और स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ थे। मैथ के क्वेश्चंस में जो पोर्शन था आपका क्या था, एक था एडवांस मैथ जिसमें आता है ज्योमेट्री, ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और उसी में कहेंगे कि एक पोर्शन आता है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। ये 3 पोर्शंस के क्वेश्चन जो थे थोड़ा टफ थे। ठीक है, तो पहला शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में जो है, यानी पहला डेट में जो एग्जाम हुआ, थर्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अधिक होगा। जिस एग्जाम में प्रश्न टफ होगा, जिस शिफ्ट में टफ होगा, वहां नॉर्मलाइजेशन अधिक होगा। ठीक है, यहां सेकेंड शिफ्ट में टफ थे तो यहां नॉर्मलाइजेशन अधिक होगा। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि आखिर मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुई, सेम पोस्ट के लिए आप एग्जाम देना चाह रहे हैं और फर्स्ट में क्या हो गया कि क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल आ गया और सेकंड में क्या हो गया कि क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? उस आसान को मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइज किए जाते हैं। यही रूल है नॉर्मलाइजेशन का, और एग्जैक्ट अभी तक कोई रूल बताया नहीं गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे और कैसे होता है। ठीक है, लेकिन टफ को और आसान वाले को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ये ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग नेक्स्ट, यानी आपका 11 और 12 के जो एग्जाम में हुई थी उसमें 2 और 3 दोनों शिफ्ट में जो है क्वेश्चन तो टफ थे। ठीक है, स्टैटिक जीके की बात करें और वहीं पे इंग्लिश के पेपर की बात करें, इंग्लिश पेपर की बात करें कॉम्प्रिहेंशन, तो वहां से भी क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। ठीक है, यानी पूरे ओवरऑल मूल्यांकन किया गया तो ये अंदाजा लगा कि कुल मिलाकर के 6 से 7 शिफ्ट के क्वेश्चन थे हार्ड। ठीक है, 6 से 7 शिफ्ट का क्वेश्चन थे हार्ड, यानी सब्जेक्ट भी मिला लीजिए, कहीं इंग्लिश का था हार्ड, कहीं साइंस का था, तो कहीं जीके का था और कहीं मैथ का था, और किसी एग्जाम में जो है रीजनिंग के भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाउंसर था। क्या था? बाउंसर था। तो कुल मिलाकर के 7 शिफ्ट में क्वेश्चन थे हार्ड। ठीक है, और इस हार्ड होने के कारण नॉर्मलाइजेशन होगा अधिक, और नॉर्मलाइजेशन होने का अधिक माने नॉर्मलाइजेशन होगा अधिक मतलब हार्ड क्वेश्चन है तो गलती होने की संभावना है ज्यादा। ठीक है, तो उस शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स रहे होंगे
तो हार्ड होने की वजह से उनमें क्वेश्चन का क्या थोड़ा लेवल हार्ड होने की वजह से उनको बैलेंस करना होगा। तो उनको बैलेंस कराने के लिए सीजल ने नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लाती है। क्या लाती है कि ऐसा ना हो जाए कि वो उनका आते हुए भी और सिलेक्शन से वंचित हो जाए। तो इसी कंसेप्ट को, इसी विडंबना को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन आता है। ठीक है साथी, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि आखिर कटअप क्या रहने वाला है। कटअप क्या रहने वाला है, तो कटअप की जहां तक बात करेंगे तो आपको पता है कि इस बार जो सीट है सीजल में अप्रोक्स 20,000 के करीब है, मतलब 17,727, नियर अबाउट आप 20,000 मान सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि 20,000 सीट है तो पीटी में जब भी रिजल्ट होता है जितनी वैकेंसी होती है उसका मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। और कितना मल्टीपल होता है, तो अगर आप बात करेंगे आप सीजल की तो कम से कम 7 से 8 गुना मल्टीपल होता है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास अप्रोक्स 20,000 सीट्स है, वैकेंसी है, तो 20,000 को हमको 3 फेज में लेके जाना है, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, 2 फेज, टीयर 1 टीयर 2, और फाइनली सिलेक्शन हमारा मेरिट बनेगा। इसको अगर हम लेके जाएंगे तो टीयर 1 में जो हमारा रिजल्ट होगा इसका 8 गुना होगा। क्या होगा? 8 गुना होगा, 8 टाइम्स, या 7 गुना। अगर 7 गुना होता है तो 7 गुना 14 कितना हो जाएगा? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 बच्चे पास करेंगे। अगर 8 गुना होगा 1,60,000। अगर 8 गुना रिजल्ट देती है 1,60,000, 8 गुना रिजल्ट देने से तो आप अगर नंबर मार्क्स बेसिस पे करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारा सही होगा, तो अगर 8 गुना रिजल्ट देती है तो अप्रोक्स जो बच्चे हमारे पास होंगे 136 या 135 जिनका सही होगा, 135 मार्क्स जिनका आ रहा होगा, तो ये इस रेंज में आ रहे हैं। अगर 1,40,000 होगा तो 140 प्लस मार्क्स वाले 1,40,000 में आएंगे। तो इसका मतलब यह पता चला कि 135 से लेकर के 140 के बीच ये डगमगा करके नजर आ रही है। तो इससे क्या क्यास लगाया जा सकता है? इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि जिन साथियों को 135 प्लस या यूं कह लीजिए 135 से 140 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा, उनका रिजल्ट हो जाएगा। 135 से 140 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। तो वही बात कर ले हम लोग कि कैटेगरीज वाइज क्या इस पे इफेक्ट आने वाला है क्या। तो हाँ साथी, कैटेगरीज वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, जो कैटेगरी वाइज है, अगर मान लिया जाए कि आपके पास या आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं यूआर से, तो मान लीजिए 134 67 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन आपका सही है। एक क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्क्स है 1/4। ठीक है, चलिए, तो अगर बात कर लिया जाए 134 या यूं कह लीजिए, देखिए एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है? उम्मीद लगाया जा सकता है, ताकि टीयर 1 आपका क्लियर हो और टीयर 2 की तैयारी में आप एनर्जेटिक के साथ लग जाए। ठीक है, चलिए, तो जनरल अगर आ रहे हैं तो आप 134 से लेकर के 140 के बीच अगर मार्क्स है आपका, तो आपका टीयर 1 क्लियर हो रहा है। टीयर 2 के लिए आप तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख ही रहे हैं, कभी मैथ बाउंस मारता है तो कभी रीजनिंग भी 2-4 क्वेश्चन बाउंस मरवा देता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो बना ही देते होंगे। और इंग्लिश भी कंप्रिहेंशन वाला फेज होता है, वो थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा टफ होता है, तो उसको भी थोड़ा एक मजबूती से देख लेंगे तो आसानी पूर्वक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वही अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 126 मान ली, इसको लेकर के चले ऑर्डर 126 से लेकर के 134 तक का ये ऑर्डर है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कटअप जो बताई जाती है, एक उम्मीद करके, एक कयास लगा के बताई जाती है, कल्पना किया जाता है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है, एग्जैक्ट नहीं बताया। एग्जैक्ट तो एग्जाम होगा, अगर एग्जैक्ट भी जो गेस कर रहा है वो भी एग्जैक्ट बता ही दे तो फिर एग्जाम के कटअप देने पे और पहले जो बता रहा है उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, ये मानो पता चलेगा कि जो बता रहा है वही एग्जाम कंडक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता है। इसके आगे और पीछे हो सकता है ना, एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। 2 नंबर घट भी सकता है और 2 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन के देखने के और क्वेश्चन और वैकेंसी सीट के देखते हुए ये जो है एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, राइट। चलिए, वही अगर आप बात करें ओबीसी से आ रहा है तो 122 से मान लीजिए 122 से लेकर के 126 तक का। ठीक है, वही आप एससी कैटेगरी से हैं तो 110 मान लीजिए। ठीक है, 115-16, और एसटी कैटेगरी से है तो 98 से लेकर के 110 के बीच मान लीजिए। और आप ओएच यानी फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं, ठीक है ना, ओएच है जो विजन प्रॉब्लम्स है और अदर हैंडीकैप है, या एचएच है ना, विकलांगता ज़्यादा है, तो उस केस में जो है आपका मान लीजिए ये 80 से है
तो 80 से लेकर के 90 तक, और ये 70, 70 से लेकर के ऑर्डर चल के चलिए 80 तक, और ये आपका 66 है, 66 से लेकर के, ठीक है, आपका 74। मतलब ये एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कटअप का। तो साथ ही अगर इस बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो टायर 2 के लिए लग जाइए। जो जो पोर्शन आपके वीक लग रहे हैं थोड़ा देख लीजिएगा। और अंत में मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन देखा, पूरा मूल्यांकन किया इसमें, तो मैं यहाँ तक अभी तक ऑब्जर्व कर पाया, और आपके पास ज्ञानघर का वीडियो भी पड़ा हुआ है, क्वेश्चन भी आपके सामने है सीजल का। जितना मैंने सेट कराया था मॉक टेस्ट, हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट है हर शिफ्ट में। मतलब अगर मान लो कि हमने 20 सेट कराया है और प्रत्येक सेट में 20 सेट और एक सेट 25 क्वेश्चन का था, तो अगर हर प्रत्येक सेट में आपका 10 से 12 क्वेश्चन टकरा दे रहा है, मैं जीके और जीएस मिला करके, तो क्या बुरा है। अगर आप देख लिए होते तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन आसान सा था वो आपका गलती जो हो गया था वो नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन डायरेक्ट थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे। तो इसलिए साथ ही चलिए, कोई चीज़ को वापस तो नहीं ला जा सकता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो टेस्ट मॉक टेस्ट कराया जा रहा था ज्ञानघर से, वो बहुत कारगर था ही, और डेफिनेटली कारगर साबित हुआ। वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है और क्वेश्चन भी आपके पास अवेलेबल है, चूंकि सीजीएल ने क्वेश्चन दे दिया है, आप उसको मिला लिए होंगे आंसर की, सारा चीज़ देख लिए, मूल्यांकन की नहीं होंगे तो आप देख लेंगे कि किसका सेट जो कराया था और कितना कारगर था, ठीक है। व्यूअर पे नहीं जाए, सब्सक्राइबर पे नहीं जाए, कंटेंट पे जाए। हमेशा कंटेंट को ख्याल रखें कि किसकी कंटेंट कितना कारगर और कितनी मजबूत होती है। तो अंत में एक साथ ही फिर कहूँगा कि कभी भी खुद का मूल्यांकन, खुद का तुलना किसी और से नहीं कीजिए। हर किसी का अपना अलग ही रास्ता होता है, इसलिए आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, दूसरों में अपनी छवि देखने का प्रयास मत करिए। तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके भाई बंधु, आपके साथी, आपके दोस्तों के लिए बहुत जल्द ही बीपीएससी ट्री फेज 4 का क्लास लेकर के आने जा रहा है। 16 अक्टूबर से पहला क्लास होगी, ठीक है। तो आप अपने साथियों तक भी पहुंचा दे चुके। बीपीएससी में अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन रहा है, अब बात है कंटेंट पढ़ाने की और बातें क्वेश्चन लड़ाने की है। तो साथी, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।